लास्ट क्लास में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था। आज उसका होगा सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था भाई? तो मैंने बताया था कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं तुम्हें। तो सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो था मीनिंग क्या है, करंट क्यों होता है, कॉज्ड क्या रीजन है, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग कैसे स्टार्ट होता है। तो मीनिंग और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोगों ने देखा था। ड्रिफ्टिंग क्यों हुआ भाई? तो एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से हुआ। तो ये भी थोड़ा रिकैप करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लाएंगे और करंट एज ए फंक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग ऑब्टेन करेंगे। सो आज का क्लास होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी लाना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो इंट्रोड्यूस किया था लास्ट क्लास में। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ रिलैक्सेशन टाइम। तो ये सब हम लोगों को आज ये दोनों फॉर्मूला कम से कम ऑब्टेन करने हैं और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करने हैं। और ओम्स लॉ भी लास्ट में हम लोगों का इंट्रोड्यूस्ड हो जाएगा, लेकिन ओम्स लॉ का ज्यादा डिस्कशन जो होगा उसके लिए अलग वीडियो बनेंगे। आज के क्लास में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एज ए फंक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड उसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ओम्स लॉ का इंट्रोडक्शन, ये आज के क्लास का टॉपिक होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास का देखा था हम लोगों ने व्हाट इज करंट एंड व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसका कॉज क्या है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, बहुत अच्छे। तो इसके बाद अब हम लोगों को आज स्टार्ट करने हैं जो, तो लास्ट का थोड़ा सा रिकैप करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा था कि सेल होता है, उसका क्या रोल होता है भाई? तो सेल का जो रोल होता है, करंट को एस्टेब्लिश कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस देने पड़ते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? तो सेल चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने एनालॉजी ऑफ सेल बताया था तुम्हें कि व्हाट इज मैकेनिकल एनालॉजी ऑफ सेल, मतलब मैकेनिकली व्हाट इज इक्विवेलेंसी ऑफ सेल। तुमने बताया था भाई कि एक कोई बंदा है जो धीरे धीरे बॉल्स को उठा उठा करके इस पाइप में डाल रहा है और पाइप के थ्रू इस तरह से बॉल अपने आप नेचुरल मोशन हायर पोटेंशियल पॉइंट से लोअर पोटेंशियल पॉइंट पे, ये नेचुरल फ्लो डायरेक्शन है। नेचुरल मोशन ऐसा ही होता है। कोई भी क्रिकेट बॉल हो या पेन हो या कॉपी हो, कुछ भी अगर रिलीज कर दो तो अंडर ग्रेविटी ये इस तरह से मूव करेगा, हायर हाइट टू लोअर हाइट। इस तरह से ये नेचुरल फ्लो डायरेक्शन है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? अपोजिट टू नेचुरल मोशन हो रहा है। कौन कर रहा है भाई? तो ये एक्सटर्नल एजेंट है। कोई वो उठा के रख रहा है, मिस्टर बीन रख रहे हो, रमेश रख रहे हो या नोबिता रख रहे हो, जो भी रख रहा हो, ये फटाफट रखता जा रहा है और जैसे जैसे ये रखता जाएगा ये अपना फॉल करता जाएगा। इधर नेचुरल मोशन, इधर अपोजिट टू नेचुरल मोशन। ये कराया था, बॉल करंट मिला था। उसी तरह से ऐसा ही काम यहाँ पे सेल करता है। सेल इधर हाई पोटेंशियल, इधर लो पोटेंशियल मेंटेन करके रखा है भाई। और अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो वो फ्लो करता हाई टू लो पोटेंशियल, बट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होगा तो वो फ्लो करेगा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। एक्सटर्नल सर्किट मीन सेल के बाहर ये है सेल का भाई। तो सेल के बाहर नेचुरल मोशन होगा, जैसे उधर नेचुरल मोशन वैसे ही इधर नेचुरल मोशन। नेचुरल मोशन क्या है? पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लो टू हाई। तो ये वाला देखो पाथ लो टू हाई पोटेंशियल जा रहा है। तो इधर हमारा आउटसाइड द सेल लो टू हाई पोटेंशियल, इनसाइड द सेल हाई टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। नेगेटिव चार्ज है भाई, तो नेगेटिव चार्ज तो लोअर टू हायर अपने आप जाता है, बट हायर टू लोअर एक्सटर्नल एजेंट, जैसे यहाँ एक्सटर्नल एजेंट है अपोजिट टू नेचुरल फ्लो डायरेक्शन, यहाँ भी अपोजिट टू नेचुरल फ्लो डायरेक्शन। अपोजिट टू नेचुरल फ्लो डायरेक्शन उस दिन आप लोगों ने लिखा था, अगर नहीं लिखे थे तो भाई अभी लिख सकते हो। ये मैकेनिकल एनालॉजी ऑफ सेल है। और सेल क्या करता है? तो इस डायग्राम, अगर उसने डायग्राम बनाया था तो ये नीचे दो सेंटेंस चिपका सकते हो जो बात अभी डिस्कस किया हमने। सेल थ्रू इट्स इंटरनल मैकेनिज्म जो होता है इसका, सेल थ्रू इट्स इंटरनल मैकेनिज्म क्या करता है भाई? ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड होते हैं भाई, एक हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है और ये वाला लो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम इट्स हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रोड टू इट्स लो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड इन द सेल। इस सेल में इस तरह से ट्रांसफर करता रहता है इलेक्ट्रॉन को, दैट इज इफेक्टिवली नेगेटिव चार्ज को। बट आउटसाइड द सेल इलेक्ट्रॉन्स, आउटसाइड द सेल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स विल फॉलो। इलेक्ट्रॉन्स क्या फॉलो करेगा? बट आउटसाइड द सेल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टिंग वायर मूव फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल एज पर नेचुरल फ्लो डायरेक्शन जो इसका होता है उस हिसाब से ये फ्लो करता रहता है। बाहर नेचुरल फ्लो, इनसाइड द सेल अपोजिट टू नेचुरल फ्लो। ये एक्सटर्नल एजेंट है विच इज कॉजिंग अपोजिट टू नेचुरल फ्लो ऑफ द चार्ज। किसी भी चार्ज को नेचुरल फ्लो से अपोजिट डायरेक्शन में ये कंपेल कर रहा है। जैसे उधर ये कंपेल कर रहा है भाई, लोअर हाइट से अपर हाइट पे जाओ, अपोजिट टू नेचुरल फ्लो डायरेक्शन कंपेल कर रहा है। वैसे ही इनसाइड द सेल चार्ज फ्लो
ठीक है, चार्ज फ्लो क्या है भाई, तो अपोजिट टू द नेचुरल फ्लो डायरेक्शन है, अंदर में सेल के अंदर में अपोजिट टू नेचुरल फ्लो डायरेक्शन है। मींस जो पॉजिटिव होगा वो हमारा लोअर टू हायर पोटेंशियल जाएगा और निगेटिव आयन जो होंगे वो हायर टू लोअर पोटेंशियल जाएंगे। मतलब अंदर में अपोजिट टू नेचुरल फ्लो डायरेक्शन। नेचुरल फ्लो पॉजिटिव का होता है हाई टू लो और निगेटिव का होता है लो टू हाई, लेकिन ये नेचुरल फ्लो डायरेक्शन है। लेकिन सेल के अंदर क्या होगा, उल्टा काम होगा। सेल के अंदर उल्टा काम होगा। उल्टा काम करने के लिए तो एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, नेचुरल फ्लो डायरेक्शन के लिए कोई हमें एजेंट नहीं चाहिए। तो ये आप चाहो तो लिख सकते हो, पॉज लगा करके लिख लिया होगा भाई। ये रोल है सेल का, ये ओवरऑल सेल का काम बताया गया। बाकी इसके डिटेल तो भाई अब है नहीं सिलेबस में पढ़ना, तो इसलिए बाकी डिटेल तो नहीं जानने की ज़रूरत है। बहुत सारे सेल है, सबके अपने अपने इलेक्ट्रोड्स हैं, अपने अपने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और मैकेनिज्म है। ठीक है, बाद में और सेल का हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्या होता है ईएमएफ, क्या होता है इंटरनल रेसिस्टेंस और ग्रुपिंग ऑफ सेल, ये तो अलग टॉपिक ही है, बताया था। चलो, इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था लास्ट क्लास में कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ से आता है, तो उसको भी हम लोग समराइज कर सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता था भाई। तो ये होता था, मैंने बताया था कि ये हम लोगों का अगर कंडक्टर है विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, तो 0 है। तो अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया तो उस कंडीशन में रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बल्क मोशन अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का देखना चाहें तो वो था 0। मीन्स ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भाग रहे हैं, रैंडम मोशन है ड्यू टू थर्मल एनर्जी। टेम्परेचर है तो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है तो थर्मल मोशन है, थर्मल स्पीड है। वो थर्मल स्पीड बहुत हाई ऑर्डर का होता है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 10⁴ मीटर पर सेकेंड, इस तरह का हाई स्पीड होता है। बट दिस इज रैंडम मोशन, और रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली अपने ही लोकेशन में रह जाता है, उधर ही रह जाता है, ड्रिफ्टिंग नहीं होता। सो एवरेज वेलोसिटी 0 रहता है। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई सेल किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाइड किया तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलिश्ड हो जाएगा। कहाँ, इनसाइड द कंडक्टर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अंदर का फील्ड क्या होता था, 0 होता था, तभी तो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे होते थे। लेकिन जैसे ही ये अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया, जो भी है पोटेंशियल डिफरेंस, जब वे मेंटेन करेंगे तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर देगा हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन कर रहा था ड्यू टू कोलिजन वो तो कंटिन्यूड रहेंगे, लेकिन उसके अलावा एक एडिशनल वेलोसिटी मिल जाता था अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी को हम लोग बोलते थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये इंट्रोड्यूस तो किया था बट एक्सप्रेशन डेरिवेशन तो आज कर रहे हैं। सो उसका समरी पॉइंट क्या था, आज पे थोड़ा सा डिस्कस कर दिया और लास्ट क्लास में ज्यादा डिस्कस किया था। व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर देन रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज नो ओवरऑल ड्रिफ्टिंग, दैट इज नो ओवरऑल बल्क मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं होता था। कैसे होगा भाई, एक ही पॉइंट पे रह करके इधर उधर कर रहे हैं, क्योंकि कोई टारगेट नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, रैंडम डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया। तो but when potential difference is, that is cell is applied across the conductor, then free electron experience a force opposite to electric field inside the conductor। क्यों भाई, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया इनसाइड द कंडक्टर। हम लोगों ने पढ़ा था इनसाइड द कंडक्टर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, लेकिन वो कब होता है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, देन ओनली। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ, अंदर में फील्ड आएगा और वो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को रैंडम मोशन ड्यू टू कोलिजन हो रहा है हो, उसके अलावा एक एडिशनल वेलोसिटी देता है। दिस फोर्स, देखो इसके बाद मैंने लिख दिया है, दिस फोर्स माइनस ई कॉज ओवरऑल ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, एंड ड्यू टू दिस फोर्स बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स obtain an average velocity obtain कर लेते हैं majority of electrons in addition to the random motion due to collision। जो random motion due to collision होते थे, among themselves collision करते थे या with the atoms जो भी present हैं उन सबसे collision करते थे। तो ये जो random motion है इसके अलावा additionally एक average velocity हमें opposite to electric field मिल जाता था। Such drift velocity causes current in the conductor। यही drift velocity तो current cause करता है मेरे भाई। और इसका फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या मिलेगा, तो वो ये मिलेगा, ये फॉर्मूला है। लेकिन अभी हमें इसको डेराइव करना है, यहीं तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो इसके आगे अब इसको हम लोग डेराइव करेंगे, जिसके लिए ज़रूरत है रिलैक्सेशन टाइम को जानने की। तो वो भी जरा जानने पड़ेंगे, तब जाके हम लोग डेराइव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखें भाई, तो सबसे पहले लिखा जाए रिलैक्सेशन टाइम।
क्या होता है भाई रिलैक्सेशन टाइम, तो वो लिखा जाए, फिर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। पेन निकाल लो, रजिस्टर निकाल लो, और अगर नहीं लिखा था तो समरी पॉइंट जरूर लिख लो, पॉज लगा करके आपने लिखा होगा जरूर। अभी देखने हम लोग को क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो भाई रिलैक्सेशन टाइम नाम ही बता रहा है रिलैक्स करने का टाइम, रिलैक्स करने का टाइम। ये क्या है भाई, क्या रिलैक्स करता है? तो जब किसी कंडक्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किए बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेट हो गया। चलो भाई, अब इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं ड्यू टू कोलिजन, ऐसे 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 ऐसे। तो पहले तो भाई ओवरऑल कोई ड्रिफ्ट नहीं होता था, लेकिन अब क्या है कि ओवरऑल ड्रिफ्टिंग टेंडेंसी भी आएगा और धीरे धीरे ये ड्रिफ्ट करता हुआ लेफ्टवर्ड चलता जाएगा। थोड़े टाइम बाद देखोगे कि यहाँ आ गया, पहले यहाँ था, थोड़े टाइम बाद यहाँ आ गया, तो ड्रिफ्टिंग हो जाएगा। बट रैंडम मोशन जो था वो तो रहेगा, रैंडम मोशन के अलावा ये मिल जाएगा। मतलब ये हुआ ओवरऑल कि अगर रैंडम मोशन से कोलिजन मान लो हुआ इसका किसी तरह से, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी मिला, तो अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये ऐसे जाता, दूसरे से कोलिजन करता, तो अभी क्या होगा कि अभी ये ऐसे नहीं जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिया ना तुमने इस डायरेक्शन में, फोर्स लगा लेफ्टवर्ड, तो ये ऐसे जाएगा, फिर ये स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं फॉलो करेगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन। अगर अपवर्ड वेलोसिटी मिल जाए ऐसे, तो ये वैसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा। और इससे मान लो यहाँ कोलिजन हुआ, इसका वेलोसिटी मान लो ऐसे हो गया, तो अदरवाइज ये इतना दूर जाता तो रिटार्डेड मोशन हो जाए, क्योंकि फोर्स तो इधर लग रहा है, फोर्स तो अपोजिट लग रहा है। तो ये यहीं से इस तरह से, चाहे अगर इसका वेलोसिटी 0 हो गया तो वापस आ जाए, और या तो फिर दूसरा कोलिजन रास्ते में हो जाए तो चला जाए। फिर आपका वेलोसिटी अगर ऐसे मिल गया तो इस डायरेक्शन में ऐसे चला जाता है, लेकिन जाएगा ये ऐसे, तो स्लाइड टेंडेंसी हो जाता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट करने का। तो इसी के चलते ओवरऑल ड्रिफ्टिंग हमारा होता रहता है। ये पूरा स्ट्रेट लाइन ना हो करके, हम लोग तो स्ट्रेट लाइन दिखा देते हैं, बट ये ओवरऑल कर्व पाथ फॉलो करने लग जाता है। थोड़े थोड़े कर्व पाथ बीच बीच में आ जाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, और इस तरह से ओवरऑल ड्रिफ्टिंग मिलता है। तो ओवरऑल ड्रिफ्ट स्पीड निकालना चाहते हैं, जिसके लिए रिलैक्सेशन टाइम चाहिए। रिलैक्सेशन टाइम ये है, एक कोलिजन हुआ, उसका दूसरा कोलिजन हुआ मान लो λ1 डिस्टेंस कवर करने के बाद, एक कोलिजन के बाद λ1 डिस्टेंस कवर करने के बाद और t1 टाइम लेने के बाद कोलिजन हुआ। फिर ये मान लो यहाँ से चला, जिसमें कि λ2 डिस्टेंस कवर किया और t2 टाइम लगा। तो पहले t1 टाइम के बाद कोलिजन हुआ, फिर t2 टाइम के बाद कोलिजन हुआ, फिर t3 टाइम के बाद कोलिजन हुआ, फिर t4 टाइम के बाद, फिर t5 टाइम के बाद। तो इस तरह से बहुत सारे टाइम मिलेंगे जिनके बाद कोलिजन्स हो रहे हैं। तो अगर तुमसे पूछा जाए भाई कि ये बताओ कि ठीक है भाई, कभी तो 0.1 सेकंड पे कोलिजन हो रहा है, कभी 0.3 सेकंड पे कोलिजन हो रहा है, कभी 0.8 सेकंड पे हो रहा है कोलिजन, कभी 0.1 सेकंड पे हो रहा है, कभी 0.01 सेकंड पे हो रहा है। तो इस तरह से तो कोई फिक्स रूल नहीं है, ऐसे कोलिजन डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हो रहे हैं। इट मीन्स अगर पूछा जाए कि एवरेजली बताओ कितने टाइम के बाद कोलिजन हो रहे हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, उसका देखेंगे हम लोग, अच्छा तुम्हारे साथ t1 टाइम के बाद कोलिजन हुआ, बहुत बुरा हुआ, फिर t2 टाइम के बाद हुआ, अच्छा अभी तो बहुत ज्यादा टाइम तक तुमने रिलैक्स किया, एक बार थप्पड़ लगा, दूसरी बार फिर थप्पड़ लगा, फिर तीसरी बार लगा, अच्छा तो बीच में जो 2 थप्पड़ लगे हैं, 2 बार कोलिजन हुआ, उनके बीच का जो टाइम मिल रहा है उतना टाइम में तो बेचारा रिलैक्स हुआ है। चलो भाई अभी टेंशन से दूर हैं, और कोलिजन जो हुए थे उससे थोड़ा सा रिलैक्स किया, फिर t2 टाइम बाद फिर कोलिजन हुआ, फिर t2 टाइम के बाद कोलिजन हुआ, फिर t3 टाइम के बाद कोलिजन हो गया, फिर t4 टाइम हुआ। मींस दीज आर द टाइम्स फॉर विच इन टाइम्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो करके रिलैक्स हो करके चलता है, तब तक इसको फिर थप्पड़ लग जाता है। तो इस तरह से कोलिजन जो हो रहे हैं, तो 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच का टाइम का एवरेज निकालना हो, तो इस तरह से n कोलिजन के टाइम इंटरवल को हमने सम किया, डिवाइडेड बाय n कर दें, तो हमें मिल जाएगा एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, t1 टाइम के बाद, t2 टाइम के बाद, t3 टाइम के बाद, t4 टाइम के बाद, कभी ज्यादा टाइम कभी कम टाइम, इस तरह से कोलिजन्स हो रहे हैं। इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज, तुम भी लिख लो, एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन ड्यूरिंग ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में करंट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ड्रिफ्टिंग हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है और करंट का एग्जिस्टेंस है। तो रिलैक्सेशन टाइम समझ गए, रिलैक्स्ड होके चलने के टाइम का एवरेज यानी मीन। तो दो सक्सेसिव कोलिजन में ऑन द एवरेज यही रिलैक्स होने का टाइम है। चलो ये लिख लिया, ये लिख लिए, नोट कर लिया। अब आगे बढ़े हम लोग, थोड़ा इसको डिराइव करना है। क्या डिराइव करना है भाई? तो एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें डिराइव करने हैं। तो चलो भाई इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर तो डिराइव करना चाहते हैं एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो लिखो भाई नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग ऑब्टेन करें एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्टिंग जो हो रहा है उसका हम लोग निकालें। तो देखो भाई ड्रिफ्टिंग होना शुरू हुआ। देखो भाई जब ये बहुत सारे आयंस होते हैं भाई, जो एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गए वो तो आयन की तरह बन गए। इनका नाम, दूसरा नाम कर्नल भी होता है, तो कर्नल्स भी बोलते हैं। इस तरह से मतलब पॉजिटिव आयंस है जिसमें इलेक्ट्रॉन से निकल चुके हैं, या फिर सिंपली समझो कि एटम्स, जो भी इसमें एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो खाली नहीं है ना कंडक्टर में, एटम्स भी तो हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव करता है भाई। और अभी हमें निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो भाई कोलिजन्स हो रहे हैं आपस में, इलेक्ट्रॉन्स के भी कोलिजन हो रहे हैं और इनसे भी कोलिजन्स हो रहे हैं, ठीक है भाई। तो देखो भाई रिलैक्सेशन टाइम समझ गए हम लोग, टाउ से रिप्रेजेंट करते हो। रिलैक्सेशन टाइम एवरेज टाइम है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया, अप टू Tn किया, डिवाइडेड बाई n किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका कोई इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी मान लो v1 है, कोलिजन हो गया, v2 है, v3 है, v4 है, इस तरह से मोशन हो रहा है। तो भाई जब कोलिजन होता है तो हमें पता नहीं क्या मिलेगा वेलोसिटी, क्योंकि रैंडमाइज हो जाता है। कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटी मिलेगा उसका कोई प्रेडिक्शन नहीं है। इसलिए पहले जिस तरह से कोलिजन होते रहते थे बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हुए, वैसे ही अब भी कोलिजन तो हो रहे हैं, बट ये बिटवीन द टू कोलिजन इसका टेंडेंसी हमेशा होगा किधर भाई? तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट करने का। इसलिए ऑन द एवरेज जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगा वो क्या टाइम मिलेगा जिसके ड्यूरेशन में ये ड्रिफ्ट करेगा? वो है रिलैक्सेशन टाइम वाला। कभी T1 टाइम बिटवीन द टू कोलिजन हमारा T1 टाइम मिला, तो T1 टाइम में कुछ तो ये ड्रिफ्ट करने का टेंडेंसी दिखाएगा, फिर T2 टाइम में कुछ दिखाएगा, T3 में दिखाएगा, T4 में दिखाएगा, कुछ टेंडेंसी दिखाएगा। जब कोलिजन होगा तो रैंडम मोशन हो गया, रैंडम वेलोसिटी हो गया, फिर हमारा स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से देखो, मान लो v1 फर्स्ट वाले का वेलोसिटी अगर मैं लिखूं, फर्स्ट वाले का वेलोसिटी मिले, तो जब भी कोलिजन हुआ होगा तो रैंडम वेलोसिटी मिला, मतलब ऑन द एवरेज 0 मिला। क्योंकि पहले का देखो वेलोसिटी अगर हम लोग निकालें, पहले का एवरेज वेलोसिटी निकालें, मतलब बिना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हुए, तो u1 फर्स्ट वाला जा रहा था u1 से, सेकंड वाला किसी टाइम पे जा रहा था u3 से, और ऐसे करके u1 निकालेंगे, un और सबको सम करेंगे, डिवाइडेड बाई n करेंगे, तो ये क्या मिलता था भाई? तो 0 मिलता था। क्यों मिलता था 0? क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, सब रैंडम मोशन था। 10 इधर जा रहे हैं तो 10 इधर भी जा रहे हैं, 10 अपवर्ड जा रहे हैं, 10 डाउनवर्ड भी जा रहे हैं भाई। लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड सबके नंबर्स ऑलमोस्ट सेम हैं। इसलिए कभी 2i कैप मिला है तो किसी को -2i कैप भी मिला हुआ है। सो इन जनरल सबके वेलोसिटी का वेक्टर सम करेंगे तो वो हमें 0 वेक्टर मिलेगा। इस तरह से एवरेज वेलोसिटी अगर हम लोग बात करें बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस के, तो डेट वाज 0। इसलिए तो बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में है। इलेक्ट्रॉन्स सबके इंडिविजुअली मूव कर रहे हैं, धड़ाधड़ मूव कर रहे हैं, फटाफट इधर से उधर, इधर से उधर। बहुत ज्यादा थर्मल वेलोसिटी है इनका, 10⁴, 10⁵ मीटर पर सेकंड का, लेकिन ओवरऑल ड्रिफ्टिंग नहीं हो रहा। बस इतने में ही इधर उधर कर रहे हैं, हाई स्पीड से कर रहे हैं, वायलेंटली कर रहे हैं, बट इनका ड्रिफ्टिंग ओवरऑल नहीं हो रहा था। कब? जब फील्ड नहीं अप्लाई किया था तब। तो इनिशियल वेलोसिटी मैं लिख रहा हूँ जब बिना फील्ड का। अब जब फील्ड हो गया तो फर्स्ट वाले को वेलोसिटी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई? तो उसका मान लो u1 वेलोसिटी प्लस a इंटू T1 टाइम तक तो ये रिलैक्स करके चलेगा भाई, इतना वेलोसिटी मिलेगा, फिर कोलिजन होगा। सिमिलरली v2 मान लो किसी मोमेंट पे क्या होगा, तो जो u2 था प्लस at2। सिमिलरली v3 थर्ड वाले का वेलोसिटी क्या होगा, तो u3 प्लस at3। ऐसे करके सबके मिलेंगे v = u प्लस at अप्लाई करके। अगर हम लोग चाहते हैं कि ठीक है भाई तो एवरेज वेलोसिटी निकाल लें कि एवरेजली इलेक्ट्रॉन्स को क्या वेलोसिटी मिले हैं, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। ये तो भाई इंडिविजुअल का वेलोसिटी है, तुम चाहो तो nth वाले का भी निकालो, फोर्थ वाले का। फोर्थ वाले इलेक्ट्रॉन को जो भी पहले इनिशियल वेलोसिटी रहा होगा u4 प्लस a इंटू टाइम t4, क्योंकि t4 के बाद इसको मान लो कोलिजन मिला,
तो इस तरह से हर इंडिविजुअल को अपना अपना वेरियस टाइम भी मिल रहे हैं और इस तरह से वेलोसिटी मिल रहे हैं। दो तरह से अब हम लोग रिलैक्सेशन टाइम्स के साथ रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑब्टेन कर सकते हैं। चलो एक तो मेथड हम लोग ये समझें कि हमें चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो भाई, ज़्यादातर स्कूल में ऐसे करा दिए जाते हैं, बिल्कुल ये शॉर्टकट में हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। कैसे कर पाएंगे डिराइव भाई? तो इसको शॉर्टकट में हम लोग डिराइव ऐसे करें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो ये होता है एवरेज वेलोसिटी ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि किसी को t1 टाइम तक एक्सेलरेट करने का मौका मिला, किसी को t2 टाइम तक एक्सेलरेट करने का मिला, लेकिन ऑन द एवरेज इलेक्ट्रॉन्स, बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ऑन द एवरेज बल्क इलेक्ट्रॉन्स को कितने टाइम तक रिलैक्स होकर चलने का मौका मिला, कितने टाइम तक में ये स्पीड गेन करने का मौका मिला, तो वो मौका मिला है रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि ये एवरेज टाइम ही है, इसलिए हम लोग समझेंगे कि हर इलेक्ट्रॉन्स को ऑलमोस्ट इतना टाइम मिल रहा है फ्री होके चलने का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस फॉर बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही है, इंडिविजुअल की बात किया हमने। अब बल्क की बात करें अगर हम, तो बल्क का बोल सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो टाइम को रखेंगे रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम ही वो टाइम है जिस टाइम तक ऑन द एवरेज बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर के चलते हैं। तो शॉर्टकट में डिराइव करना हो तो ये है, और इनिशियल वेलोसिटी फॉर बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी टेकन 0। इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इंडिविजुअल की इधर बात कर रहे थे। अभी हम लोग उसका भी अलग मेथड है, दो तरह से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं मेथड 1। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें निकालना है तो मेथड 1, ठीक है। ये हम लोग लिख रहे हैं किसके लिए? फॉर बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिख रहा हूं। तो ठीक है भाई, बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिख रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी जो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी गेन करेंगे। तो भाई u प्लस एक्सेलरेशन बताओ क्या है? तो एक्सेलरेशन तो है भाई फोर्स माइनस ई बाई मास इनटू रिलैक्सेशन टाइम। फोर्स बाई मास इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन और ये है टाउ रिलैक्सेशन टाइम। एक ही सेंटेंस में देखो हमें मिल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इनटू टाउ। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमने किसके लिए बात किया भाई? तो ये हमने बात किया है बल्क के लिए, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात नहीं किया है। जो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हाल है पूरे बल्क का, ओवरऑल ये इक्वेशन पूरे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑन द एवरेज बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैड जीरो इनिशियल वेलोसिटी, जीरो इनिशियल वेलोसिटी फॉर बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जीरो इनिशियल वेलोसिटी। Thus acceleration सबको मिला और on the average bulk of electrons are getting this much time to accelerate. So velocity obtained will be equal to u plus at। a का वैल्यू लिख दिया, force divided by mass होता ही acceleration। इस तरह से निकाल सकते हैं। मेथड 1 हो गया। चलो भाई मेथड 2 हम लोग अब समझें। मेथड 2 थोड़ा ज़्यादा डिटेल, तुम्हें लगे कि भाई थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में टीचर को खुश करना है, थोड़ा ज़्यादा लेंदी करें, तो मेथड 2 भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या करेंगे हम लोग? इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड देखेंगे भाई कि इसको t1 टाइम मिला तो कितना स्पीड हो जाएगा, किसी को t2 टाइम मिला कितना स्पीड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मेथड 2 हम लोग अप्लाई करेंगे। वो क्या होगा? इंडिविजुअल के लिए काउंटिंग करेंगे। अब बताओ भाई, एवरेज वेलोसिटी ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ड्रिफ्टिंग। इस ड्रिफ्टिंग में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा भाई? तो ठीक है भाई, हमने तो इंडिविजुअल वेलोसिटी निकाल ही रखा, उन सबका एवरेज निकाल लो। अच्छा, फर्स्ट वाले का क्या वेलोसिटी हुआ होगा भाई? नेक्स्ट कोलिजन के जस्ट पहले क्या हुआ होगा वेलोसिटी? तो v1, दूसरे का v2। तो ऐसे सबके वेलोसिटी का ऐड करके डिवाइडेड बाय n कर दो, मिल जाएगा हमें एवरेज वेलोसिटी ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ड्रिफ्टिंग। तो एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकाल सकते हैं। v1 हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे u के टर्म में, ये भी निकाल चुके हैं, ये भी निकाल चुके हैं। इनका वैल्यू रख दिया जाए, वैल्यू रख दिया जाए भाई, पहले से निकाल के रखा है। वैल्यू रखोगे v1 को क्या रखोगे? u1 प्लस at1। v2 को क्या रखोगे? u2 प्लस at2। उसी तरह से v3 रखेंगे, उसी तरह से vn रखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? वही n, वही वाला n। अब क्या करोगे भाई? तो u वाले को एक साथ कर दो और टाइम वाले को एक साथ कर दो। u वाले को एक साथ करोगे तो क्या लिखोगे? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4। ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। और इधर एक्सेलरेशन तो भाई सारे इलेक्ट्रॉन पे तो उतना ही फोर्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक्सेलरेशन इज सेम, एक्सेलरेशन इज सेम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स।
सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो भाई सेम ही होगा क्या एक्सेलरेशन। तो देखो भाई अब ये इनिशियल वेलोसिटी u को एक साथ कर दिया और इसको एक साथ कर दिया। अब n को क्या करें, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। n को क्या करें भाई, n को डिवाइड किया है तुमने, n को डिवाइड किया क्योंकि एवरेज निकालना था। तो अब इसको दोनों पार्ट में हम लोग कर दें, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un डिवाइडेड बाई n प्लस a इंटू t1 प्लस t2 प्लस t3 डिवाइडेड बाई n। a तो कॉमन लिया था तो ये क्या आएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3, ये डिवाइडेड बाई n कर देंगे। इससे क्या मिला, ये क्या मिला भाई, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी कब, स्टार्टिंग में किसी एक t इक्वल टू 0 पे मान लो। तो भाई जब t इक्वल टू 0 है किसी भी इंस्टेंस पे हम लोग देखते हैं तो ये यही तो होता है, सबके वेलोसिटी का सम डिवाइडेड बाई n। तो वो क्या होता था, 0 होता था, 0 होता था। ठीक है भाई, और इधर t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 डिवाइडेड बाई n क्या होता था, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो बस आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी ऑब्टेन 0 प्लस a इंटू टाउ, और a इंटू टाउ आ गया क्योंकि ये वाला पूरा वैल्यू क्या है, पूरा वैल्यू तो ये टाउ है, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें ऑब्टेन हो गया, वही यही रिजल्ट है, इसको याद रखने हैं, इसको याद रखने हैं। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो आप बिल्कुल लिखो, लिख लिया होगा, या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो। देखो भाई फटाफट नोट कर लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑब्टेन करना था, हमने इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात कर ली और बल्क के लिए एक बार में बात कर ली। तो बल्क के लिए अगर एक बार में बात करोगे तो इस तरह से काम बन जाएगा तुम्हारा भाई। बल्क के लिए तो यही है, ये है फॉर बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स ओवरऑल सारे इलेक्ट्रॉन के लिए एक बात अगर बोलना हो, सबके फेवर में बात बोलनी हो तो ऐसे बोलेंगे कि उनका इनिशियल वेलोसिटी बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का 0 है और वो रिलैक्सेशन टाइम तक जब चलते हैं यही हमारा वेलोसिटी ऑब्टेन होता है, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ठीक है भाई, और इंडिविजुअल के टर्म में अगर ज्यादा मार्क्स का आपको दिखाने हो, ज्यादा लो, अगर छोटा दिखाना तो ये काम कर दोगे, और ज्यादा अगर कर रहे हैं तो हर एवरेज इंडिविजुअल वेलोसिटी के लिए एवरेज निकालेंगे, किसी का t1 टाइम, किसी का t2 टाइम, किसी का t3 टाइम, इस तरह से लेते जाएंगे और लिख लेंगे। चलो भाई फटाफट लिख लो, पॉज लगा के लिखना है तो पॉज लगा के लिख लो भाई, जल्दी जल्दी लिख लो। ये रिजल्ट आ गए, अब जरा हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, आगे क्या क्या बात करनी है वो भी देखा जाए। अच्छा अब देखो जरा, मीन फ्री पाथ एंड ड्रिफ्ट स्पीड। मीन फ्री पाथ और ड्रिफ्ट स्पीड में कुछ रिलेशन स्टेब्लिश करें। मीन फ्री पाथ का मतलब यहाँ पे जब हम लोगों का इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है, ड्रिफ्टिंग हो रहा है इस तरह से, तो भाई मीन फ्री पाथ का मतलब है λ1 फ्री पाथ। फ्री पाथ मतलब फ्री होके चलने वाला पाथ लेंथ, फिर हमारा λ2 है फ्री होके चलने वाला पाथ लेंथ, फिर λ3 है, फिर λ4 है, तो λ5 है। इस तरह से इनका मीन अगर निकालें λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 दैट इज फ्री पाथ्स, इन फ्री पाथ्स का अगर मीन निकालें तो वो होगा मीन फ्री पाथ। लैम्डा बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मीन फ्री पाथ लैम्डा बार से रिप्रेजेंट कर दें तो ये है एवरेज ऑफ मीन फ्री पाथ। क्या है भाई, तो ये है एवरेज ऑफ फ्री पाथ, फ्री पाथ लेंथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन जो एवरेज पाथ लेंथ होगा उसको हम लोग बोलेंगे मीन फ्री पाथ, और जो टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में एवरेज टाइम इलैप्स्ड होगा, टाइम जो होगा टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन उसको बोला रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग बात करेंगे इनका रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो भाई तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, मान लो ये है मीन फ्री पाथ, क्या है ये मीन फ्री पाथ है, लैम्डा एवरेज निकाल रखे हैं। ठीक है भाई, अभी कोलिजन हुआ तो उसके बाद ऑलमोस्ट कितना लेंथ के बाद ऑन द एवरेज कोलिजन होगा, तो लैम्डा बार यानी मीन फ्री पाथ लेंथ इतने डिस्टेंस के बाद होगा। और ये कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ऑन द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है भाई। और ऑन द एवरेज कितना टाइम लग रहा है इसमें, तो रिलैक्सेशन टाइम लग रहा है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये मान लो अभी nth कोलिजन है तो ये वाला n+1th कोलिजन है, n+1th कोलिजन है। इस तरह से समझेंगे हम लोग। तो भाई on the average between two successive collision time taken is tau,
स्पीड इज ड्रिफ्ट स्पीड और लैम्डा है मीन फ्री पाथ। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, तो डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो भाई एवरेज डिस्टेंस तो लैम्डा बार है, स्पीड कितना है भाई, तो ऑन द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड है, और टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम है। तो कभी अगर पूछे तो ये है रिलेशन, कोई एक दे दिया दूसरा पूछेगा तो ये रिलेशन, हालांकि इस पे क्वेश्चन कम आते हैं फिर भी लिख लेंगे, कहीं आ गया मान लो 1 मार्क्स में तो आप इसको बता सकते हैं। सब कुछ तो मीन है, मीन डिस्टेंस ट्रेवर्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मीन स्पीड, एवरेज स्पीड ऑब्टेन्ड, ड्रिफ्ट स्पीड वो है मल्टीप्लाइड बाई एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। किसी का ज्यादा स्पीड किसी का कम स्पीड होना वो अलग बात है, लेकिन ऑन द एवरेज सबका मानना है एक, तो वो है ड्रिफ्ट स्पीड। चलो इसको भी नोट कर लेंगे, बहुत बढ़िया। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहें तो वो कैसे, ठीक है, ये नोट कर लिए। नेक्स्ट देखें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रिफ्ट स्पीड पे, तब हम लोग आज के मेन इक्वेशन पे आएंगे, करंट एज ए फंक्शन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। तो पहले भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो लाए हो उसको पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या परेशानी है भाई, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे भाई पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। देखो भाई कोई एक कंडक्टर ले लिया, हवा में ले लिया, चलो रेड कलर का ही ले लिया। अब इसमें हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया थ्रू द सेल। अब ये सेल है भाई, चलो भाई कोई पॉजिटिव टर्मिनल कोई नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या हुआ, हाई पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल मींस क्या हुआ, लो पोटेंशियल। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई से दिखाएंगे, चलो बहुत अच्छा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन कर रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स की तरह जो मोशन रैंडमाइज होके कर रहे हैं ड्यू टू इस थर्मल स्पीड जो वेरी हाई स्पीड है, बट ड्रिफ्टिंग ओवरऑल कुछ नहीं हो रहा। सब ये इनसाइड द कंडक्टर ही रह गया, कोई इधर आने का टेंडेंसी नहीं दिखाया। जब सेल डिस्कनेक्टेड होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, जब फील्ड अप्लाई होगा तो ओवरऑल ड्रिफ्टिंग शुरू होगा। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू का होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू का होता है। क्यों भाई, ये बेचारा एक्सेलरेशन करने के लिए शुरू ही करता है एक्सेलरेटेड मोशन, तब तक कोलिजन शुरू ही करता है, थोड़ा सा स्पीड गेन होता है कोलिजन। इसलिए इसका ऑर्डर कितना होता है 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁵, ऐसा होता है। ड्रिफ्ट स्पीड इज वेरी वेरी स्मॉल स्पीड, इतना स्मॉल कि 2 मीटर चलने में 5 डेज लग जाए, 7 डेज लग जाए, ऐसा ड्रिफ्ट स्पीड का ऑर्डर होता है, वेरी वेरी स्मॉल। चलो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म लिखना था, तो बताओ पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता था भाई। एक्सप्रेशन जो अभी हम लोगों ने ऑब्टेन किया ये क्या होता था, तो अगर भूल गए तो ये समझना कि बल्क के लिए सीधा लिख देते हैं भाई, 0 इनिशियल वेलोसिटी u प्लस at, तो u प्लस a कितना भाई, तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू हमारा ये है। अब ये है भाई, ठीक है, तो माइनस साइन को हटाया जाए, क्या माइनस साइन लेके चलेंगे, वैल्यू तो पता ही है ना। माइनस साइन क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में ड्रिफ्टिंग हुआ, मींस इलेक्ट्रॉन जो जिगजैग करते हुए जाएगा, इधर मूव करेगा, ड्रिफ्टिंग, तो उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्पीड ऑन द एवरेज ये, ठीक है, अपोजिट में है, कोई बात नहीं है। अगर वैल्यू वाइज खाली बात करें हम लोग तो वो है E/m × टाउ, बहुत बढ़िया यहाँ तक, ठीक है। हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में, तो चलो भाई पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया, V अप्लाई किया, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V यहाँ पे V है, V मतलब वोल्टेज है, पोटेंशियल भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सेल के लिए V लिखते हैं या V = IR लिखते हैं, उन सब में V क्या है, पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, बताओ भाई यही पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो अगर 10 वोल्ट है तो वही 10 वोल्ट तो यहाँ अप्लाई हुआ है, वही देखो यहाँ जो पोटेंशियल है वही यहाँ पोटेंशियल है, यहाँ जो पोटेंशियल है वही यहाँ पोटेंशियल। इट मींस दिस 10 वोल्ट विल अपीयर अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे हम लोगों का ये 10 वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट जो भी है वो है, और ये L लेंथ का था, पोटेंशियल डिफरेंस ये था, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया ये, तो तुम्हें पता है भाई कि dV होता था -E.dr, याद है ये होता था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं, अगर वैल्यू लिखना हो तो माइनस को छोड़ो, और जिस तरह से कैपेसिटर के 2 प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस,
इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब फील्ड के डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस जाना पड़े तो फील्ड के डायरेक्शन में देखो भाई ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एल डिस्टेंस जा रहे हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा हमें इतना ही मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस तो ई इंटू ए लेंथ, समझो कि दो कैपेसिटर का प्लेट है, एल लेंथ है तो ई इंटू एल इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं V बाई एल या डेल्टा V बाई एल, बात एक ही है, लिख सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ तक तुमने लिख लिया तो भाई वही रख दो ना, इसमें क्या परेशानी, यहाँ तक तो ला ही चुके हो। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड विल बी इक्वल टू ई, और यहाँ रख देंगे इसको V बाई एल, और टाउ तो है ही, एम है ही, तो इसलिए ड्रिफ्ट स्पीड हमारा यही मिल गया, ई टाउ डिवाइडेड बाई एम एल इंटू वी। ये है रिलेशन, काम आए तो ठीक है, नहीं तो आपको ये तो याद रखने हैं कभी कभी ये अगर पोटेंशियल डिफरेंस दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, क्योंकि ये आपके पास है। कंडक्टर के एल लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो सीधा इनटू एल इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो जहां ई है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय एल लिख सकते हैं, और इस तरह से हमें ड्रिफ्ट स्पीड मिल गया। चलो बहुत अच्छे, तो इसको नोट कर लो भाई, इस तरह से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो जो मेन है इस क्लास का पर्पस, इस फॉर्मूला को ऑब्टेन करें, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड तो मिल गया, ऑन द एवरेज बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू है इतना, दिया हुआ है, दिया हुआ है भाई, इतना वैल्यू है। अब निकालना क्या है, तो निकाल लिया जाए भाई, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट। चलो इसको निकाला जाए, ड्रिफ्ट स्पीड और करंट के बीच में रिलेशन कैसे निकालें। तो इसके लिए देखो भाई, ड्रिफ्टिंग तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग भी हो रहा है, शिफ्ट होता जा रहा है, कोई बात नहीं। तो इसके लिए पहले तो एक डायग्राम बनाया जाए, डायग्राम मैंने बना दिया। ये प्रूफ करना क्या है, वो ये रिलेशन, जो रिजल्ट जो हमें प्रूफ करना है वो ये रिलेशन है, I इज इक्वल टू NEAVD। या याद रखने के लिए आप VD इंटू E इंटू N इंटू A लिख सकते हैं, V ना V ड्रिफ्ट वेलोसिटी E N A, ये है करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड, ये हम लोगों को ऑब्टेन करने हैं, यही समझो कि डिराइव करना है रिलेशन, तो यही हमें रिलेशन डिराइव करना है, इसको डिराइव किया जाए। तो इसके लिए मैंने एक कंडक्टर बना दिया, चलो भाई एक कंडक्टर बन गया, देखो फटाफट। इस कंडक्टर में हम लोगों ने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, चलो ठीक है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो सपोज करो कि ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल हो गया, तो अब इस कंडीशन में ऐसे बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन्स भागना शुरू करेंगे राइटवर्ड, जबकि इसमें रैंडम मोशन भी रहेगा, एक्चुअल पाथ तो ऐसे 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 होता हुआ और भागेगा। पहले क्या था, यहाँ पे मोशन हो रहा था तो यहीं रह जाता था, अभी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, उधर फोर्स लग रहा है तो ये धीरे धीरे ऐसे रैंडम मोशन करेगा और साथ में आगे भी कंडक्टर में बढ़ता जाएगा, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। चलो भाई, इसलिए अब देखो एक काम करना है आपको कि ये रैंडम मोशन छोड़ो, सबको सोचो सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जा रहा है ऐसे, क्योंकि रैंडम मोशन में से कुछ होता तो है नहीं। अब सबको देखो भाई, कोलिजन्स जो होते हैं वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सेलरेट करना चाहता है, उन दोनों का ओवरऑल क्या मिलता है, तो कोलिजन से हमारा अपोजिशन होता है, रैंडमाइजेशन होता है, और इससे हमारे स्पीड गेन होता है, तो इन सब में लड़ाई होते हुए ऑन द एवरेज एक कांस्टेंट वेलोसिटी हमें मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोगों ने ऑब्टेन किया। तो अब सारे इलेक्ट्रॉन को ये भूल जाओ कि ऐसे 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 कर रहे हैं, वो छोड़ो, ऐसे ऐसे करने से कोई फायदा नहीं होता, कोई भी हमें एडिशनल वेलोसिटी नहीं मिलता, जो वेलोसिटी मिलता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलता है। इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग समझेंगे ऐसे इक्विवेलेंटली, सब ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। एक क्रॉस सेक्शन को कंसीडर किया, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी क्या समझेंगे भाई, किसी का तो ज़्यादा भी वेलोसिटी होता है, किसी का कम भी होता है, लेकिन सबको हम लोगों को बल्क के लिए जब निकाल लिया तो यही समझेंगे, क्योंकि किसी को कम मिला है तो किसी को ज़्यादा भी तो मिला है, तो इसलिए ऑन द एवरेज सबको ये मिला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला वैल्यू, तो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। चलो अब जरा देखा जाए करंट कैसे निकालेंगे।
तो करंट क्या होता है, किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू चार्ज ट्रांसफर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, किसी टाइम इंटरवल में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ड्रिफ्ट स्पीड हम लोग के पास नोन है, ड्रिफ्ट स्पीड पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में नोन है, इस साइड में लिख करके रेडी है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से काम करना निकालना क्या है, तो इस क्रॉस सेक्शन A1 क्रॉस सेक्शन को, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू मान लो वैल्यू A है, तो ये वैल्यू, लेकिन ये A1 है। अब इस A1 पर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मान लो dt टाइम में आगे बढ़ेंगे। कितना आगे बढ़ेंगे भाई, dt टाइम में कितना आगे बढ़ेंगे, तो dt टाइम में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये ड्रिफ्ट स्पीड से और ये शिफ्ट कर रहे हैं, तो ड्रिफ्ट स्पीड मल्टीप्लाइड बाई dt, ड्रिफ्ट स्पीड मल्टीप्लाइड बाई dt, इतना डिस्टेंस आगे बढ़ जाएंगे, इतना डिस्टेंस आगे बढ़ जाएंगे। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई, तो ड्रिफ्ट स्पीड इंटू dt है, ड्रिफ्ट स्पीड इंटू dt है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो dt टाइम में इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस किए, कितना चार्ज क्रॉस किया, कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया, हम लोग जानना चाहते हैं। तो भाई जो यहाँ पे था वो कितना डिस्टेंस आगे बढ़ गया भाई, तो vd इंटू dt। ये वाला कितना आगे बढ़ गया, vd इंटू dt, मीन्स ये पूरा का पूरा जो इस लेयर में था, इस क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रॉन, वो पूरा का पूरा यहाँ आ गया, ऐसे आ गया। अब यहाँ वाला जो होगा, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन वो यहाँ आ जाएगा, इसी के पीछे यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ वाला सब यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला सब यहाँ आ जाएगा, इस तरह से। यहाँ वाला जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, इस तरह से, यहाँ वाला सारा यहाँ आ जाएगा, और यहाँ वाले होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ वाले होंगे यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ वाले होंगे जो जस्ट इस पे पहुँचेंगे। सो कितने इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस किए dt टाइम में, तो भाई यहाँ पे जो था dt टाइम में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स था वो dt टाइम में यहाँ पहुँच गया, तो इसके बगल वाले यहाँ हैं, यहाँ वाला यहाँ है, इस तरह से सारे लाइन लगे हुए हैं और सब अपना अपना शिफ्टिंग दिखा रहे हैं। तो भाई ये वाला यहाँ पहुँचा है, तो यहाँ वाला यहाँ पहुँचा है, यहाँ वाला यहाँ पहुँचा है, और यहाँ वाला था यहाँ पहुँचा है, यहाँ वाला अब यहाँ पहुँच गया, तो ये वाला जो था अब यहाँ है। तो सोचो इस क्रॉस सेक्शन को कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस किए भाई, तो इसको जो क्रॉस किया है, जो dt टाइम पहले यहाँ था वो dt टाइम के बाद यहाँ है, तो जो यहाँ था वो यहाँ है, जो यहाँ था वो यहाँ है। इट मीन्स यहाँ से dt टाइम में ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो इसके पीछे वाले जो यहाँ हैं, तो इसमें जितने भी भरे हैं इलेक्ट्रॉन, इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो अभी dt टाइम के बाद दिख रहे हैं, वो सब dt टाइम के अंदर ही इसमें क्रॉस किए हैं। क्योंकि ये dt टाइम में यहाँ आया, तो dt टाइम के अंदर ये वाला यहाँ आया हुआ, ये वाला यहाँ आया हुआ, ये वाला यहाँ आया हुआ। इट मीन्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट विद इन दिस वॉल्यूम, all the electrons present within this volume have crossed this cross section in dt time। क्योंकि ये वाला लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंचा हुआ है, यहाँ वाला लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा हुआ है, तो वो भी तो dt इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर लिया dt टाइम में। ये वाला लेयर dt टाइम के बाद यहाँ पहुंचा हुआ, वो भी हमारा dt टाइम में A1 को क्रॉस किया। यहाँ वाला यहाँ पे पहुंच चुका है dt टाइम में, इसका मतलब ये भी dt टाइम में क्रॉस कर चुका है। यहाँ वाला जस्ट यहाँ पहुंचा है, इसलिए इसके इधर वाला अभी यहाँ है dt टाइम में, इसके इधर वाला dt टाइम में यहाँ है, तो वो इसको क्रॉस नहीं किया। तो इसको किसने क्रॉस किया, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये लेयर के इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसको dt टाइम में क्रॉस कर चुके हैं। तो इस बेसिस पे हम लोग निकाल लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस किए, कितने चार्ज क्रॉस किए। चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, वही तो होता है हमारा करंट। इसलिए करंट का वैल्यू हो जाएगा, अगर dq चार्ज ट्रांसफर हुआ dt टाइम में, तो हमें dq का वैल्यू निकालने पड़ेंगे। जो भी चार्ज dt टाइम में ट्रांसफर हुए निकाल लेंगे। तो ठीक है भाई, तो हम लोग निकालें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं। तो एक टर्म तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे एक टर्म है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। टर्म क्या है, हमें तो भाई यहाँ का चार्ज चाहिए, कितना चार्ज इसको क्रॉस किया है, इस क्रॉस सेक्शन को। तो चार्ज लाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखने पड़ेंगे, एक टर्म जानने पड़ेंगे, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो जरा समझो। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो 50 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इसका मतलब कि यूनिट वॉल्यूम में 50 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। 50 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो बाउंड होते हैं, कुछ जो फ्री हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है ये। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो है स्मॉल है। किसी किसी मेटल में 70% मान लो फ्री हैं, तो किसी में 80% फ्री हैं। तो सब मेटल का अपना अपना प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं।
बहुत ज़्यादा होते हैं, 10⁻²2, 10⁻²8, इस तरह के बहुत ज़्यादा वैल्यू के होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में, कंडक्टर्स में। ठीक है, चलो तो इसमें एक टर्म समझ गए कि अगर मान लो इतने बड़े वॉल्यूम में, अगर मान लो इतने बड़े वॉल्यूम में 2 मीटर क्यूब में अगर मान लो 2 × 10⁻36 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 क्यूबिक मीटर में क्या होगा भाई, तो 1 क्यूबिक मीटर में होगा 10⁻36, तो इतना हो गया स्मॉल n, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये टर्म तो समझ गए, लिखने का काम बाद में करेंगे। टर्म समझ गए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अब जरा देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफर किए। हम लोग का मेन फोकस था कि A1 क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस किए हैं dt टाइम में। तो भाई dt टाइम में यहाँ वाला लेयर यहाँ पहुंचा है, तो इधर वाला यहाँ पहुंचा है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स तो dt टाइम में क्रॉस किए हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट पासेस थ्रू द कंसीडर्ड क्रॉस सेक्शन A1, इसी कंसीडर क्रॉस सेक्शन को इन टाइम dt इज इक्वल टू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट और कंटेन्ड इन द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन दिखाया यहाँ पे, ये ऐसे दिखा दें कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स वो हमारे dt टाइम के एंटर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं। dt टाइम के में इतने इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ वाला यहाँ है तो बाकी पीछे वाला ऐसे पीछे लगते जाएंगे, तो इसको क्रॉस करने वाले ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके अंदर कितने हैं भाई इलेक्ट्रॉन, वो सारे इसको क्रॉस किए dt टाइम में, इसको क्रॉस किए dt टाइम। कितने इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हें पता है, यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 मीटर क्यूब में 2n वॉल्यूम में, 3 मीटर क्यूब में 3n वॉल्यूम, 4 मीटर क्यूब में 4n वॉल्यूम। तो इतने वॉल्यूम में कितना, तो वॉल्यूम इंटू n करने पड़ेंगे, क्योंकि n यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे, तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट विद इन A1 टू A2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है भाई, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, ये हम लोग निकाल के यहाँ दिखा देता हूँ। चलो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो क्रॉस किए dt टाइम में, वो हो जाएगा नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन L है, n है हमारा, और वॉल्यूम कितना है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मल्टीप्लाइड बाय ये लेंथ कितना भाई, तो Vd इंटू dt। ये है, लिख दिया, अभी कोई बात नहीं है, ये लिख दिया। इतने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस किए हैं, इतने में प्रेजेंट है, इट मींस ये सारे के सारे dt टाइम में क्रॉस किए। इतने इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये है, n इंटू वॉल्यूम कितना, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। चलो अब आगे देखेंगे कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। जब हमें ये पता लग गया कि इतने इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं A1 से dt टाइम में, अरे भाई 1000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, 1000 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इसलिए चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन, जो कि A1 क्रॉस सेक्शन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं भाई, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ भाई, कितना चार्ज पास हुआ dt टाइम में, विल बी गिवन बाय dq चार्ज। ये जो dq चार्ज कितना होगा, तो जितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग इन dt टाइम है, जितने इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो बस अब ये वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि ये तो हम लोग निकाल भी चुके हैं भाई टोटल नंबर। तो यहाँ पे देखो, ये हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग इन dt टाइम क्या हुआ, तो n इंटू, देखो n इंटू Vd इंटू dt लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वही चीज लिख दिया है। यह इतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल क्रॉस किए हैं, उसको dt टाइम में मल्टीप्लाइड बाय 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यही हो गया भाई। dt टाइम में इतना ही ट्रांसफर हुआ, यही dq है जो dt टाइम में ट्रांसफर हुआ। तो भाई हमें चाहिए क्या, dq बाई dt, तो dt ला लो, यहाँ dt यहाँ लाओगे तो dq बाई dt मिल जाएगा। ये जो हम लोगों ने लिखा, कैसे लिखा, तो समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि ये स्मॉल n क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, वो वॉल्यूम है जिसमें कि सारे इलेक्ट्रॉन dt टाइम के में क्रॉस किया हुआ, dt टाइम में क्रॉस किया हुआ इलेक्ट्रॉन्स का वॉल्यूम। तो इस तरह से हमें मिल गया NVD dt AE, और हमें चाहिए dq बाई dt, तो करंट मिल गया dq बाई dt NEAVD। याद रखने के लिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, वीना बना देते हैं, VENA, वीना। तो इस तरह से NEAVD याद है तो भी ठीक है, और अगर वीना के फॉर्म में आपको याद रखता है, वीना समझते हो ना भाई, वीना समझते हो ना, सरस्वती माता जो बजाती हैं वो है वीना।
चलो कोई बात नहीं, दिस इज द रिजल्ट। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, 3 मार्क्स का स्कूल में खूब आता है भाई, इसलिए इसको तो नोट करना जरूरी है, सिस्टमेटिकली नोट कर लो। इसी तरह से तुम्हें रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, तो भाई नोट कर लो जल्दी से। रेडी 1 2 3 नोट करके हो गए मस्त फ्री। फिर रेडी 1 2 3 नोट करके हो जाने हैं फ्री। चलो ये भी लिख लिया, और यहाँ तक आ गया रिजल्ट, यहाँ तक रिजल्ट आ गया। थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो ओम्स लॉ पे हम लोग एंटर कर जाएंगे। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए 2-4 सेंटेंस, तो हम लोगों को ओम्स लॉ का कंडीशन मिलना शुरू हो जाएगा। ओम्स लॉ का रीजन में हम लोग एंटर कर जाएंगे। इसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए? तो थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए भाई, कैसे? तो ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू रख लो। करंट आ चुका है, करंट थ्रू एनी कंडक्टर आ चुका है हमें। करंट थ्रू द कंडक्टर इज नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ड्रिफ्ट स्पीड जो इसमें है। और ड्रिफ्ट स्पीड डिसाइड करने में ये पोटेंशियल डिफरेंस का काम आएगा। और अगर चाहो तो ड्रिफ्ट स्पीड को हम लोग लिख सकते हैं, जो आया था हम लोग का वैल्यू। ड्रिफ्ट स्पीड पहले हम लोगों ने ऑब्टेन किया था, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया था भाई कि ड्रिफ्ट स्पीड होता है ई बाई एम इंटू टाउ। ई बाई एम इंटू टाउ पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखना है तो वो लिखेंगे, तो कोई बात नहीं है। ई अपॉन टाउ तो कम से कम याद रहता है भाई, तो ई अपॉन टाउ ही रख दिया, ई अपॉन एम इंटू टाउ ये रख लिया ड्रिफ्ट स्पीड, और ई एन ए एज इट इज। तो क्या मिल गया हमें? ई स्क्वायर एन ए टाउ वी बाई एल अपॉन एम, ये मिल गया हमें करंट। तो करंट मिल गया, तो हम लोग चाहें तो यहाँ पे जब E को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने V बाई एल में लिख लिया, तो अब V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या था भाई? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये है करंट। इन दोनों में रिलेशन आने लग गया, देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू बाकी सबको इधर लाओ, ml डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर टाउ इंटू A इंटू I। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये आ गया इंटू आई। इसका अगर हम लोग एनालिसिस करें तो इससे पता लगेगा कि V है ये वाला टर्म मल्टीप्लाइड बाई आई। अगर यहाँ से हम लोग बात करें कि अगर ये वाला टर्म कांस्टेंट हो जाए तो V प्रोपोर्शनल टू आई भी लिख पाएंगे। V will be proportional to current through the conductor. Potential difference across the conductor is directly proportional to current through the conductor. Curve if ml upon n e square tau into a is constant. और इसका नाम क्या है भाई? तो रेसिस्टेंस है। अगर ये कांस्टेंट रहे तो ऐसा हो जाएगा, और यहीं से ओम्स लॉ का रीजन शुरू होता है। यहाँ से ओम्स लॉ की बात शुरू होती है भाई। ओम्स लॉ क्या कहता है भाई? तो ओम्स लॉ यही कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू इट। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट भी उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस सेट होगा। यहाँ देखा हम लोगों ने कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया? कांस्टेंट टाइम्स आई आया। ये कांस्टेंट है तब प्रोपोर्शनलिटी, ये कांस्टेंट नहीं है तो प्रोपोर्शनलिटी होल्ड नहीं करेगा। और ध्यान देना, अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कब होगा इसका इन्वेस्टिगेट करें। इसका इन्वेस्टिगेट करते हैं भाई, ठीक है, इसका इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो इसका इन्वेस्टिगेट करते हैं इस रेसिस्टेंस को, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं लिखता हूँ सबका कौन कौन क्या है। तो भाई ये किस पे डिपेंड करता है? लेंथ किस पे डिपेंड करता है और एरिया किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है दो चीज पे, फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर। फिजिकल कंडीशन मतलब प्रेशर कितना ज़्यादा, ह्यूमिडिटी कितना ज़्यादा है, और इसको कंप्रेशन कंडीशन में रखा है या इलोंगेटेड, मान लो इसको इलोंगेट ऐसे हम लोग स्ट्रेचिंग फोर्स लगा रहे हो तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा। पढ़ाई है सॉलिड में स्ट्रेचिंग फोर्स, कंप्रेसिव स्ट्रेस अगर यहाँ पे डेवलप करा दें, दोनों तरफ से कंप्रेस करने लग जाए तो इसका लेंथ थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। इसको ऐसे करके कर दें तो थोड़ा बेंड होने का टेंडेंसी आ जाएगा। सो फिजिकल कंडीशन, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंड्स ऑन द फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर। रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर डिपेंडेंट है।
और ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, वेरिएशन अगर होना हो इसमें तो ये तो कांस्टेंट है भाई। और ये वाला स्लाइड डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर रहता है, स्लाइड डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर रहता है। और ये वाला तो पक्का कांस्टेंट है भाई, क्यों भाई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, लेंथ ऐसे। और ये m क्या है, तो m भी क्या है, कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, लेंथ हमारा, और एरिया, टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन डिपेंडेंट, और रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा भाई, तो ये देखा कि ये जो दिख रहा है तुम्हें v इज समथिंग इनटू i, तो समथिंग विल बी कांस्टेंट इफ फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर ये भी स्लाइड डिपेंडेंसी, बाकी सब तो कांस्टेंट है। सो इफ टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन इज मेंटेन्ड कांस्टेंट, इज केप्ट कांस्टेंट, देन इन दैट कंडीशन दिस विल बी कांस्टेंट, यानी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बिकम कांस्टेंट, और तब v प्रोपोर्शनल टू i होल्ड करेगा। और ऐसे रेजिस्टेंस जिसके ये पैरामीटर्स कांस्टेंट रह जाएं, दैट इज ओवरऑल रेजिस्टेंस कांस्टेंट रह जाए, उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं ओमिक रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस व्हिच फॉलोज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। तो ऐसे रेजिस्टेंस को ओमिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। ओमिक रेजिस्टेंस मींस जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू बिल्कुल चेंज ना करे, कांस्टेंट रहे, ओम्स लॉ को फॉलो करता रहे। तो इस कंडीशन में हम लोग समझेंगे। तो ओम्स लॉ हुआ क्या भाई, तो ओम्स लॉ इस तरह से कंक्लूजन में हम लोग लिख सकते हैं कि v इज प्रोपोर्शनल टू i इफ टेम्परेचर एंड आगे क्या लिखा है देखो, इफ टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट, दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। इसको हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं। जो रेजिस्टेंस ऐसे को फॉलो कर ले वो है ओमिक रेजिस्टेंस। चलो बहुत अच्छे, तो अब ऊपर से जरा लिख देंगे हम लोग ये। अगर ओम्स लॉ ऑब्टेन करने को आ जाए स्कूल में, अगर तुम्हें ऑब्टेन करने दिखाओ भाई कैसे ओम्स लॉ हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, तो आप ये यहाँ से डेरिवेशन कर सकते हैं 3 मार्क्स का। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड करेंट, तो हम लोग यहाँ से हम लोग समझो कि डिड्यूस ओम्स लॉ अगर आएगा तो यही काम करेंगे। डिड्यूस ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ हमें ऑब्टेन करना हो, रिड्यूस करना हो, तो ये दिखाएंगे स्कूल में। अगर पूछ दिया जाए तो ये काम करेंगे हम लोग। तो क्या किया हम लोगों ने, ये देखा, कंसिडर किया, किसको कंसिडर किया, क्रॉस सेक्शन 1 को कंसिडर, क्रॉस सेक्शन 1 मतलब A1 क्रॉस सेक्शन को कंसीडर किया, और इसमें हम लोगों ने निकालना शुरू किया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पास थ्रू द कंसीडर्ड क्रॉस सेक्शन A1 इन dt टाइम। कितने, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो, क्योंकि यहाँ वाला लेयर यहाँ पहुंचा है तो बाकी इसके पीछे वाले यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और बहुत पीछे वाले वो नहीं क्रॉस किए। तो ये सारे जो A1 को क्रॉस कर गए वो A1 के राइट हैंड साइड पे है, लेकिन जो यहाँ वाला लेयर था ये, तो इसके पीछे वाला उसके पहले ही रहेगा। सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन A1 एंड A2 विल हैव क्रॉस्ड, वो क्रॉस किया होगा कितने टाइम में भाई, dt टाइम में। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया क्रॉसिंग, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को e से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज ट्रांसफर dq मिल जाएगा dt टाइम का, और dq बाई dt कर देंगे तो हमें मिल गया करंट। तो नोट कर लिए, यहाँ तक पॉज लगा करके नोट कर लिए भाई, यहाँ तक नोट कर लिए, चलो बहुत अच्छे, यहाँ तक नोट कर लिए, और यहाँ तक जब नोट कर लिए तो ये तुम्हें ओम्स लॉ का फाइनली हम लोग एंटर कर गए कि ये ओम्स लॉ क्या होता है भाई, तो ये है v प्रोपोर्शनल टू i। कब तक, जब तक कि हमारा प्रोपोर्शनैलिटी होल्ड करे, तभी तक ये बात हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। v इज प्रोपोर्शनल टू करंट। चलो ये समझ गए। जो रेसिस्टेंस इसको फॉलो ना करे वो नॉन ओमिक रेसिस्टेंस है। तो क्या है, नॉन ओमिक रेसिस्टेंस है। तो चलो बुकलेट में जो क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने कुछ तो लिख लिया है। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम वो मैंने लिखवा दिया, एंड हाउ डज इट चेंज विद टेम्परेचर, तो ये लिख लो भाई। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था, तो एवरेज टाइम स्पेंट बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। और ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है भाई, तो इफ टेम्परेचर, अगर हम लोग कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा।
जल्दी जल्दी कोलिजन होना शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्ट रीजनिंग हम लोग डिस्कस करेंगे जब टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे, तो डिटेल इंक्वायरीज की देखेंगे कि कैसे कैसे ये वेरी कर रहा है और पैरामीटर्स कैसे वेरी कर रहे हैं, और टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उसमें समझेंगे। और तुम्हारे बुकलेट में जो क्वेश्चन था फोर्स क्या है और एक्सेलरेशन क्या है, तो ये तो हम लोगों ने भाई पहले देखा है, तभी तो हम लोगों ने ऑब्टेन किया। फोर्स होता था माइनस ई और एक्सेलरेशन होता था फोर्स डिवाइडेड बाय मास। और फिर हम लोगों ने निकाला ड्रिफ्ट एक्सप्रेशन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसी से तो ओम्स लॉ आया। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब देखना है एक और छोटा सा टर्म है इसी से रिलेटेड। देखो भाई, ओम्स लॉ का अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, जिसमें ओमिक नॉन ओमिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ये सब डिस्कस करेंगे। और करंट वोल्टेज में जो रिलेशन है ओम्स लॉ, वो हम लोग दो फॉर्म में ऑब्टेन करेंगे, एक स्केलर फॉर्म और दूसरा वेक्टर फॉर्म में। अभी के लिए एक और छोटा सा टर्म है इसी से रिलेटेड, वो है करंट डेंसिटी। इसको जरा समझ लिया जाए। व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी देखो, करंट को बताने वाला करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो इसको नोट करने लायक है, वेक्टर है ये, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है इसका वैल्यू, जो जे का वैल्यू होता है वो होता है करंट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब समझो, अगर मान लो कोई कंडक्टर है, क्या है ये, एक कंडक्टर, प्यारा सा रेड कलर का कंडक्टर, दूर से ही दिख रहा है, रेड कलर का है इसलिए तो दिख रहा है ये, तो रेड कलर का ये कंडक्टर है। हमने क्या किया, इधर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, फटाफट करंट भागना शुरू। करंट भागना शुरू का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज थोड़ी भाग रहे हैं, क्या भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। किधर भाग रहे हैं, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से ड्रिफ्ट स्पीड स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन बेचारा ऐसे ऐसे ऐसे, और ये बेचारे का टेंडेंसी क्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स का टेंडेंसी है तो सारे को एक पोटेंशियल कर दें। एक पोटेंशियल करने के चक्कर में भाई इधर हाई पोटेंशियल था, इधर लो, तो ये भागना शुरू किया, लो से हाई की तरफ भागता है। नेचुरल फ्लो डायरेक्शन तो लो से हाई की तरफ होता है, तो ये लो से हाई गया। ये सब सेल के बाहर नेचुरल फ्लो, ये है सेल, सेल के बाहर नेचुरल फ्लो, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल अपने आप, हाई टू लो सेल, वही मिस्टर बी मैकेनिकल एनालॉजी ऑफ सेल। इस तरह से चला। करंट डेंसिटी क्या हुआ, तो इसमें एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लो। ये क्रॉस सेक्शन है जिसका एरिया ए है, इससे कितना करंट जा रहा है भाई, कितना करंट जा रहा है, तो करंट इससे है आई। देखो भाई, करंट कितना करंट एग्जिस्ट कर रहा है ऐसे बोलना चाहिए, कितना करंट जा रहा है बोलना उतना ठीक नहीं है। जाता करंट नहीं है, करंट तो होता है या नहीं होता है, करंट जाता नहीं है। जाता है कौन, इलेक्ट्रॉन्स, जाता है कौन, चार्ज, चार्ज ट्रांसफर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे करेगा तो करंट ऐसे एग्जिस्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से बना है करंट, करंट फ्लो नहीं करता। अरे करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट तो फ्लो करता हुआ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। करंट होता है किसी कंडक्टर में या नहीं होता है, ज्यादा होता है या कम होता है, करंट फ्लो नहीं करता। ये लूज सेंस में बोला जाता है करंट फ्लो कर रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट एग्जिस्ट कर रहा है इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। तो ये करंट है, और ये करंट हमारा दैट इज जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। करंट किसको बोलते हैं, चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम को। ठीक है, तो करंट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, अगर हमारा करंट है 4 एम्पियर और एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, तो 2 मीटर स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो मिलेगा तुम्हें करंट डेंसिटी का वैल्यू। तो करंट डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा यूनिट। करंट डेंसिटी का स्पेशल क्या है भाई, क्यों लाए, तो कई चीज होते हैं जो हमारा करंट स्केलर है तो वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, तो करंट का समझो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट वेक्टर फॉर्म में अगर है तो वो है करंट डेंसिटी। इसको हम लोग वेक्टर कहते हैं क्यों, करंट में भी तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन था, करंट में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन था, करंट डेंसिटी में भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है क्योंकि J1 प्लस J2 अगर हम लोग ऐड करें तो J जो नेट आएगा वो हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है।
ये फॉलो करता है इसलिए वेक्टर है, लेकिन करंट का वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं होता। अगर करंट यहाँ पे 2 एम्पियर और इधर से आया 4 एम्पियर तो यहाँ पे 6 एम्पियर ही जाएगा। वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि कितने एंगल पे है डायरेक्शन। वेक्टर होता तो भाई एंगल को मैटर करता, एंगल 30 है तो कुछ और, 60 है तो रिजल्टेंट कुछ और, 90 होगा तो कुछ और, ऐसा होता नहीं है। करंट डेंसिटी में ऐसा होता है, लेकिन इसका डिटेल आपको जानना नहीं है कि कैसे होता है ये, कैसे होता है ये। तो करंट डेंसिटी आपको डिटेल नहीं जानना, बट इतना समझना है कि ये वेक्टर है और ये ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करता है, फॉलोज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसलिए ये एक वेक्टर है। करंट बोला कि ये टेंसर है, अगर ज्यादा पूछा जाए तो टेंसर, लेकिन सिलेबस में आपका नहीं है इसलिए इसका स्केलर की तरह ये ऐड होता है, इसलिए स्केलर बोलते हैं। अगर हमारा दोनों ऑप्शन होगा तो आप टेंसर में टिक करना, अगर टेंसर नहीं होगा, टेंसर तो होगा नहीं, जनरली नहीं होता है क्योंकि आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो स्केलर में टिक करना। और ये रहेगा, दोनों रहेगा तो टेंसर में हम लोग टिक करेंगे। करंट डेंसिटी ये हुआ। अब जरा इसमें समझो कि कभी कभी ऐसा होता है भाई कि हम लोगों को क्वेश्चन पूछ दिया जाता है करंट डेंसिटी में। मान लो ये क्वेश्चन है, एक है कंडक्टर, क्या ये एक कंडक्टर है, चलो बहुत अच्छा कंडक्टर है, ब्लैक कलर का कंडक्टर है, और इसमें अगर इसका एरिया, अगर ये जो एरिया है इसका एरिया वेक्टर बोलो तो इधर ही होगा। एरिया तो हम लोग वेक्टर समझते हैं भाई फिजिक्स में, कुछ कॉन्सेप्ट को डील करने में। तो यहाँ पे भी हम अगर एरिया को एक वेक्टर समझे तो ये होगा इसका एरिया वेक्टर, और ये है सपोज करो करंट डायरेक्शन, जो अभी ऊपर था करंट, वो ये है करंट डायरेक्शन, सेल समझो ऐसे लगा हुआ है। तो करंट डायरेक्शन ये है ऐसे, एरिया वेक्टर ये है, तो उस कंडीशन में करंट डेंसिटी निकालना हो तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो करंट डेंसिटी क्या होगा, तो भाई ऐसे कंडीशन में करंट डेंसिटी क्या होगा, तो करंट तो हमारा इस डायरेक्शन में है ऐसे, तो करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो प्लेन होगा, प्लेन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया वो होना चाहिए परपेंडिकुलर टू करंट डायरेक्शन। ये जो हमने लिखा है करंट डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये एरिया क्या होगा, तो इसका प्लेन, प्लेन परपेंडिकुलर टू, जो ये प्लेन है परपेंडिकुलर टू करंट डायरेक्शन। ठीक है, समझ गए। तो ये करंट डायरेक्शन मतलब प्लेन ऑफ द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द करंट डायरेक्शन, मींस इसका एरिया वेक्टर देखें तो एरिया वेक्टर विल बी इन द प्लेन ऑफ करंट, इन द प्लेन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम लोग इसका प्लेन ऑफ द एरिया देखें, मान लो करंट हमारा राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन ऑफ द एरिया इज परपेंडिकुलर टू करंट डायरेक्शन। और अगर एरिया वेक्टर देखें तो दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यही वाला एरिया हमें लेने होते हैं। सो बोला जाता है कि करंट के परपेंडिकुलर लो, मतलब प्लेन ऑफ द एरिया लो परपेंडिकुलर टू करंट, और वो एरिया के यूनिट वैल्यू के लिए जो करंट होगा वही हमारा करंट डेंसिटी होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में अगर हमें निकालने हो तो क्या करेंगे भाई, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इस एरिया का इधर वाला कंपोनेंट देखेंगे। ये अगर थीटा एंगल है तो करंट डेंसिटी क्या होगा, तो करंट डिवाइडेड बाय एरिया का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, क्योंकि ये ए है तो इसका समझो एक कंपोनेंट ये वाला हुआ। देखो इधर दिखा देता हूँ, ऐसे अगर एरिया है तो इसका एक कंपोनेंट ये वाला हुआ, एक कंपोनेंट ये वाला हुआ, ये एरिया वेक्टर का एक कंपोनेंट ये है, तो ये वाला हमें काउंट करना है। ये ए है, ये थीटा है, ये वाला ए कॉस थीटा है, इधर वाला ए साइन थीटा है, ये वाला ए साइन थीटा है। तो हमें भाई इलेक्ट्रिक फील्ड करंट का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन का हमें एरिया वेक्टर लेने हैं। तो इसलिए इसका कंपोनेंट इधर वाला चाहिए, मींस प्लेन ऑफ द एरिया देखें तो परपेंडिकुलर टू करंट डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर देखें तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, वो लेने पड़ेंगे। सो ए है ये, तो हमें क्या लेने पड़ेंगे, ए कॉस थीटा लेने पड़ेंगे, ए कॉस थीटा। इससे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, देखो करंट का वैल्यू क्या हो गया, करंट का वैल्यू हो गया जे ए, जे का वैल्यू ए का वैल्यू कॉस थीटा। इसलिए करंट को हम लोग अगर वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो जे डॉट एरिया भी लिख सकते हैं, जे डॉट
एरिया, करंट डेंसिटी डॉट एरिया, इससे अपने आप आ जाएगा ए cos थीटा, और इससे हमें जे का वैल्यू क्या मिलेगा भाई, तो जे का जो वैल्यू मिलेगा वो करंट डिवाइडेड बाई एरिया मिलेगा। अब इसको ढूंढने का कोशिश मत करना कि ये तो स्केलर है, ये वाला वेक्टर स्केलर, दोनों ये वाई वेक्टर है, ये वेक्टर नहीं है, सीधी सी बात है। और ये वाला ओरिजिनली स्केलर होता है, और जब जरूरत होता है हम लोग फिजिक्स में उसको वेक्टर डील करते हैं। और ये क्यों वेक्टर है भाई, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ इसका बिहेवियर भी है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है, इसलिए ये वेक्टर कैटेगरी में है, और ये वाला बेचारा स्केलर कैटेगरी में है, क्योंकि ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है। तो ये छोटा सा डिफाइनिंग टर्म था, जो कभी कभी न्यूमेरिकल में भी 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आ जाता है भाई, स्कूल में भी आ सकता है। कभी दूसरे डायरेक्शन में अगर एरिया हो तो एरिया वेक्टर का करंट के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट चाहिए। करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया, एंड एरिया टेकन नॉर्मल टू द करंट डायरेक्शन, मींस प्लेन ऑफ द एरिया नॉर्मल टू द करंट डायरेक्शन। तो इसको मैं लिख भी दे रहा हूं, तुम नोट कर लो। करंट डेंसिटी, ये जो क्वेश्चन है ये बाद में देखेंगे, मोबिलिटी। करंट डेंसिटी लिख सकते हैं हम लोग, इज द वैल्यू ऑफ करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया whose plane is normal to current direction, whose plane is, पॉज लगा के नोट कर सकते हैं, एरिया whose plane is normal to current direction, और एरिया वेक्टर is along the current direction. Along the current direction. Current density J is a vector because it follows rules of वेक्टर एडिशन, इसलिए ये करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखने हैं। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखने हैं। तो ये नोट कर लिए, करंट डेंसिटी समझ गए। अब हम लोगों को ओम्स लॉ का इंट्रोडक्टरी बात हो गया कि इफ टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट, देन इट इज फाउंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू इट, एंड दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। तो चलो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट तो कम से कम लिख ही देते हैं, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिख देते हैं, बाकी तो हम लोग इसका और डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन ओम्स लॉ का स्टेटमेंट जरूर लिख सकते हैं हम लोग। तो एज पर डिस्कशन हम लोगों ने क्या ऑब्टेन किया ओम्स लॉ के लिए, तो वो हम लोग लिख लिया जाए भाई। तो ठीक है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखा जाए, कम से कम ये लिख करके आज का क्लास फिनिश करेंगे। तो ओम्स लॉ अगर आ जाए तो इंट्रोडक्टरी बात तो लिख ही सकते हैं, भले ओमिक नॉन ओमिक बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है, लेकिन ओम्स लॉ क्या है तो लिख सकते हैं हम लोग कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट जो आया था वो क्या आया था भाई, तो NeAVD आया था। और जब इनका वैल्यू रखा गया NeA और VD का वैल्यू जब E/m इंटू टाउ रखा गया, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा चलो, तो ये आया Ne² टाउ, और इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दिया V/L डिवाइडेड बाई m, ये आया था करंट। तो यहाँ से हम लोगों ने पकड़ लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा क्रॉस द कंडक्टर भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये L लेंथ का था तो इलेक्ट्रिक फील्ड था V/L, इलेक्ट्रिक फील्ड था V/L और पोटेंशियल डिफरेंस था E/L। बहुत अच्छे, तो ये सब देख लिया था हम लोगों ने। तो यहाँ से जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखा तो वो मिल गया हमें mL डिवाइडेड बाई Ne² टाउ इंटू A इंटू ये करंट। सो यहाँ से हमें मिला पोटेंशियल डिफरेंस ये आया।
और पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम लोग R इंटू आई बोलेंगे। ये रेसिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट भी हो सकता है वैल्यू में और वेरिएबल भी हो सकता है। रेसिस्टेंस तो कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। अगर कांस्टेंट है तो कब है कांस्टेंट भाई? तो जब कांस्टेंट रहेगा तो इसको हम लोग कौन सा रेसिस्टेंस बोलेंगे भाई? तो ओमिक रेसिस्टेंस बोलेंगे। जब वेरिएबल रेसिस्टेंस होगा तो इसको क्या बोलेंगे भाई? तो इसको हम लोग नॉन ओमिक रेसिस्टेंस बोलेंगे। इसका डिटेल हम लोगों को आगे के क्लास में वीडियो में मिलेंगे। नॉन ओमिक रेसिस्टेंस दो तरह के रेसिस्टेंस हैं, कांस्टेंट वैल्यू वाला ओमिक रेसिस्टेंस। और ऑब्वियसली कांस्टेंट कब होगा भाई? तो कांस्टेंट कब होगा तो हम लोगों ने देखा इसमें कि इफ टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन, ये दो टर्म हैं, दो कंडीशन है समझो। टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन इज कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट रहे तो रेसिस्टेंस भी दैट इज ml डिवाइडेड बाई ne स्क्वायर टाउ इंटू a, इसी को बोलते हो रो l बाई a। l आया, a आया, बाकी सब है रो। तो r हमारा हो जाएगा कांस्टेंट और ये बन जाएगा ओमिक रेसिस्टेंस। अब जरा हम लोग फाइनल कंक्लूजन क्या लिखा ओम्स लॉ के रिगार्डिंग भाई? तो ये देखा हम लोगों ने, अगर ओम्स लॉ तुम्हें डिड्यूस करने को है तो यू कैन स्टार्ट विद I इक्वल टू NEA VD, और अगर और ज़्यादा डेरिवेशन दिखाने हैं तो पहले इसको डेराइव करो, फिर ये लाओ, और यहाँ तक जब लाओगे तो हम लोग लिख सकते हैं अब डायरेक्ट स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट लिखने हो तो हम लोग यहाँ से काम कर सकते हैं, डिड्यूस करने हो तो स्टार्टिंग से यहाँ तक लाने पड़ेंगे। स्टेटमेंट क्या हो गया भाई? तो इफ टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन, इफ टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर is maintained, that is kept constant, maintained constant, then it is found, then it is found that क्या फाउंड हुआ भाई? that potential difference across the conductor is directly proportional, कोई और इधर उधर नहीं, directly proportional, directly proportional to current through it, directly proportional होगा, that is V is proportional to I. This is known as Ohm's law. ओम्स लॉ, ओम्स लॉ टॉपिक का जो वीडियो बनाऊंगा तो इसका स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म दोनों डिस्कस करेंगे, साथ में ओमिक नॉन ओमिक रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे, और भी कई फैक्टर रिलेटेड हैं वो डिस्कस होंगे। लेकिन आज के क्लास के लिए हम लोगों ने आज के क्लास में जो डिस्कस करना था वो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम आपने सीखा भाई कि एवरेज टाइम स्पेंड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मीन फ्री पाथ हुआ, एवरेज पाथ लेंथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, और बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑन द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इतना ही टाइम अवेलेबल होता है फ्री होके रिलैक्स होके चलने का। उसके बाद तो कोई धक्का मार देता है, खोपड़ी हिल जाता है, फिर रिलैक्स होके चलता है, फिर कोई मार देता है, फिर खोपड़ी हिल जाता है। इस तरह से रिलैक्स होने का टाइम कभी T1 कभी T2 कभी T3, तो उनका मीन निकाला, उसको बोला रिलैक्सेशन टाइम, और तब हम लोगों ने ऑब्टेन किया कि आखिर रिलैक्सेशन टाइम में कितना स्पीड ऑब्टेन हो जाएगा भाई, तो उसको बोला ड्रिफ्ट स्पीड। अगर हम लोग जल्दी में अगर ऑब्टेन करना चाहें ड्रिफ्ट स्पीड तो 0 था बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, प्लस एक्सेलरेशन था -e इनटू टाइम, v इक्वल टू u प्लस at से ऐसे निकाल लिया। अदरवाइज इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का निकालो और फिर मीन निकालो, एवरेज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग का स्पीड, तो वो भी यही आता था, दो मेथड से बताया था। और ये जब आ गया तो इसके बाद हम लोग करंट को निकाले एज ए फंक्शन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड, तो NEAVD या फिर VDE वीना हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे भी याद रहे NEAVD में जब VD का एक्सप्रेशन रखते हैं भाई, जब रखते हैं हम लोग तो देखते हैं कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में हमें रिलेशन मिला और उससे ओम्स लॉ ऑब्टेन हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट कब आया भाई? जब हमारा ये टर्म कांस्टेंट रहे।
तो रो क्या है? रो है रेसिस्टिविटी, उसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस का अलग वीडियो बनेगा। तो रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस में हम लोग देखेंगे कि m/n/e² टाउ, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी, रो L/A, इसको बोलते हैं रो L/A। तो ये रेसिस्टेंस होता है। तो कोई बात नहीं, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी का अलग वीडियो बनेगा, उसमें इसके डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन ये V=RI, जरा ध्यान देना। कुछ लोग लूज सेंस में इसको पकड़ लेते हैं कि ये ओम्स लॉ, भाई ये ओम्स लॉ नहीं है। दिस इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ रेसिस्टर, वेदर रेसिस्टेंस इज कांस्टेंट, वेदर रेसिस्टेंस इज वेरिएबल, वैलिड फॉर ऑल। ये है वैलिड फॉर ऑल रेसिस्टर, चाहे वो कांस्टेंट है रेसिस्टर या वेरिएबल है रेसिस्टेंस, कभी किसी के लिए, किसी भी रेसिस्टेंस के लिए ये वैलिड है। किसी टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम t=2 सेकंड पे पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट, करंट है 4 एम्पियर, तो रेसिस्टेंस क्या होगा? 2 डिवाइडेड बाई 4 एम्पियर, 2 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, रेसिस्टेंस वैल्यू मिल जाएगा। मीन्स हमें V=IR, उस समय जो रेसिस्टेंस होगा, जो करंट होगा, मल्टीप्लाई करो, उस समय का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। अब रेसिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम से 6 ओम हो जाए ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर और एनी अदर रीजन, अगर ये 5 से 6 हो जाए, करंट 2 एम्पियर ही है बेचारा, तो ये 6 × 2 उस समय 12 वोल्ट हो जाएगा। और अगर हमारा 6 ये 5 रहे, तो 6 × 5 30 हो जाएगा वोल्ट। मीन्स जिस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हो, उस टाइम का करंट, उस टाइम का करंट और उस टाइम का रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई करो, मिलेगा। इट मीन्स V=IR इज ऑलवेज वैलिड, चाहे ये रेजिस्टेंस वेरी करने वाला हो, तो जिस टाइम पे आप देख रहे हो उस टाइम का रेजिस्टेंस देखो, उस टाइम का करंट देखो। ये सबके लिए वैलिड है। कांस्टेंट तो ओमिक रेजिस्टेंस, वेरिएबल रहेगा तो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ये ओम्स लॉ नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये वाला ओम्स लॉ नहीं है, नहीं है, नहीं है। यही तो ये है, ये दोनों सेम है। लेकिन ये ओम्स लॉ तब बनेगा जब ये कांस्टेंट हो जाए। तो इफ टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन इज कांस्टेंट, देन ओनली इट विल बी प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी प्रोपोर्शनल, V मींस पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, उसको बोलेंगे ओम्स लॉ। और ऐसे रेजिस्टेंस जो इस लॉ को फॉलो करे वो है ओमिक रेजिस्टेंस। सो ओमिक रेजिस्टेंस का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, अगर चेंज हो जाए तो ओमिक ही ना कहलाए। सो इफ टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन is maintained constant, then it is found that potential difference across the conductor directly proportional to current, और ऐसे कंडीशन में हम लोग मेंटेन रहेगा रेसिस्टेंस वैल्यू कांस्टेंट। तो आज के वीडियो का हम लोगों का जो टॉपिक था वो कवर हो गया, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो चाहे तो रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी का लाएंगे या तो फिर ओम्स लॉ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि ओम्स लॉ का डिटेल डिस्कशन करने से पहले रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी को हम लोग डिस्कस कर लें। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पहले का रिवाइज करके रखें, बहुत जल्दी टेस्ट भी आने वाला है। एवरी 2 वीक पे टेस्ट होता है, आपको देने चाहिए, इसलिए पहले की तैयारी करें। अब वो टाइम है जब आप आगे तो बढ़ रहे हो, पीछे को भूलो नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि बैक जा करके कम से कम वीक में 3-4 घंटे लगाएं। पहले के क्लासेस को, जो क्लास नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करो, अपडेटेड रहो। जब टेस्ट दे जब टेस्ट हो जाए उस समय रेडी रहो। तो हमेशा रेडी रहने का यही है मूल मंत्र कि सिलेबस को अपडेट रखो, जो हो गए हैं उसको रिवाइज करते रहो, लूप में लाओ। सिलेबस रिवाइज होते रहना चाहिए, नहीं तो आगे भी प्रॉब्लम समझने में, और टेस्ट आ जाए तो ज़्यादा मुसीबत हो जाती है, क्योंकि बच्चे रिकॉल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इतना भूल गए होते हैं कि 30% याद होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर ला रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे पढ़ाई के स्ट्रेटजी में लूप होल है, जिसका बेनिफिट दूसरे स्टूडेंट उठाएंगे और आपसे लीड ले लेंगे। इसलिए लूप होल में जाने मत दो भाई। अपने पढ़े हुए समझे हुए कॉन्सेप्ट को कभी भी मेमोरी में 70% से नीचे नहीं जाने दो, और उसका एक ही उपाय है प्रॉपर रिवीजन होते रहना। वीक में एक दिन 3-4 घंटे दे दो, और एक वीक में जो पढ़ा है उसको थोड़ा थोड़ा देख लो, तो अपने आप रिवाइज हो जाएंगे। इसलिए क्लास नोट्स बनाए जाते हैं, और कम से कम एग्ज़ाम होने तक में 5 बार 6 बार 10 बार रिवीजन होता है, तब जाके वो लास्ट क्लास तक, लास्ट एग्जाम टाइम तक वो अपडेटेड रहते हैं। इस तरह से आपको मेहनत करना होता है। देखो, सीखना चैप्टर आसान होता है, चैप्टर सीखना आसान होता है। सब लोग 10 घंटे और 15 आवर्स 20 आवर्स लगाते हैं, एक चैप्टर सीख जाते हैं, लेकिन उसको रिटेन करना बहुत मुश्किल वाला काम है। इसलिए आप रिटेन करते रहो और आगे भी बढ़ते रहो, ये दोनों काम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेहनत करो और मस्त रहो।